नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन को डिस्कस करते समय मैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बता दूंगा, जिससे कि और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं और भी किन प्रश्नों को जो है परीक्षाओं में लाया जा सकता है, तो वो संभावना आपको मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध की बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के लिए ये इंडियन पॉलिटी में एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, जिसमें 3 प्रकार के संबंधों की बात की गई है। केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध और केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध की बात किस आर्टिकल में की गई है, ये आपको बताना है। संविधान का भाग 10 या भाग 11 या भाग 12 या भाग 13, इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, भाग 11 है। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की बात की गई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। संविधान भाग 11 के अंदर आर्टिकल 245 से लेकर 255, इसके अलावा अनुसूची जो 7वीं है, जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात की गई है ना, इसके माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब जैसा कि 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि शुरुआती में पढ़ा दिया गया था। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, जो संघ सूची है इसमें जो भी विषय शामिल होंगे इस पर कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। जबकि राज्य सूची है, इसमें जो भी विषय शामिल होंगे इस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार, मतलब कह सकते हैं आप विधानमंडल बनाएगी, राज्य की विधानमंडल। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है कि 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। बहुत आसान है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, विश्व रेड क्रॉस डे। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस डे के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक 1901 में शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हैं जीन ड्यूनेट। जीन ड्यूनेट का 8 मई को बर्थडे होता है, जन्मदिवस होता है, इसी कारण से ये मनाया जाता है। ये जो है ना, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं ये। और रेड क्रॉस को एक ऐसी संस्था है जिसे 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा इस ऑप्शन में राष्ट्रमंडल जो दिवस है ये हर वर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जबकि विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, और जबकि विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ये प्रावधान जो है ना, भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्यों की रक्षा करना है। तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 355 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 355 ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 215 जो है आपका, इसमें हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है, वैसे हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है। अभिलेख न्यायालय का इन द सेंस मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि हाई कोर्ट से नीचे जो
कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के सभी जजमेंट को एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लेंगी। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हैं कोई इसके निचले अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा आर्टिकल 275 जो है 275, इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने की बात की गई है। जरूरत पड़ने पर संघ जो है ना कुछ राज्यों को हेल्प करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 325 के अंदर ये कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना। मतलब ये है कि आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है ना वो इस हिसाब से किसी का वहाँ से ना निकाला जाए या इस हिसाब से वहाँ पे ऐड ना किया जाए कि वो इस धर्म का है या वो यहाँ का मूल वंश है, वो जाति इसकी ये है, या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब वोटर लिस्ट में जो नाम है ना उस नाम को लिखते समय या उसको हटाते समय धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहा गया आर्टिकल 325 में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1955 में, 8 अगस्त 1955 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो झारखंड रीजन ऑटोनॉमस जो काउंसिल है इसका गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1955 को। इस परिषद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो आता है संथाल परगना झारखंड का, इसके अलावा छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसके अंदर जो 18 जिले हैं ना वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो शिबू सोरेन थे इस परिषद के अध्यक्ष नॉमिनेट किए गए थे शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स एकत्रित किया जा सकता है? ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध जो अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये बात की गई है कि हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई टैक्स लगाना है या कोई टैक्स वसूलना है तो उसके लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। बिना कानून के ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना ही कोई टैक्स वसूला जा सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 266 जो है भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा के संबंध में है, बात करता है। आर्टिकल 266 के अंदर भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि की बात की गई है, केंद्र और राज्य की संचित निधि की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसके मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? जो सरकारिया आयोग है वो किसके मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग बहुत ही फेमस है, आप सभी को मालूम होगा, मुझे पूरा यकीन है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में समीक्षा करने के उद्देश्य से सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कि ताकि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो अच्छे बनाए जा सकें, ये सुझाव देना था सरकारिया आयोग को। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 3 सदस्य थे, सरकारिया आयोग में 3 सदस्य थे। क्या क्या नाम था? बी शिवरामन और SR सेन। इसके अलावा जो मेन अध्यक्ष थे वो RS सरकारिया खुद थे। ठीक है, ये न्यायाधीश रह चुके हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश थे ये। 1983 में इसका गठन हुआ था और इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ये चारों विकल्पों में से कुछ समितियां, कुछ आयोग दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो चारों विकल्पों में से जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो इंद्रजीत गुप्ता समिति है। इसके अलावा बाकी सभी आयोग समितियां ये संघ राज्य संबंध के मामले में जो है गठित की गई थी, जबकि इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है
इसका जो गठन है 1998 में हुआ था, लेकिन भारत के अंदर चुनाव सुधार किस प्रकार से हो सके, क्या सुधार लाए जा सकते हैं, उस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत क्या जो राज्य हैं वो विदेशी ऋण ले सकते हैं डायरेक्ट कि नहीं, ये आपको बताना है चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध की बात किस अनुसूची में की गई है? तो सिंपल सा अभी बता दिया आपको, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उसका जिक्र 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न टैक्सों में से कौन सा एक टैक्स संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है लेकिन संघ और राज्यों में बांटा जाता है? मतलब इन चारों टैक्सों में से ऐसा कौन सा टैक्स है जो लगाया तो केंद्र के द्वारा जाता है, वसूला भी केंद्र के द्वारा जाता है, लेकिन जो रेवेन्यू इकट्ठा होकर आता है वो संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है? कौन सा टैक्स बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो टैक्स होता है लगाया जाता है वो केंद्र राज्य के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, कृषि आय के अतिरिक्त जो आय होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनमें से ऐसे पहले अफ्रीकी कौन है ये आपको बताना है। तो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा बुत्रोस घाली नाम उनका। ठीक है, बुत्रोस घाली जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में अपना पद धारण किया था और 1992 से 1996 तक काम किया। अब जितने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव रहे हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका ये पूछा जाए तो यू थॉन्ट है। ठीक है, यू थॉन्ट, इनका कार्यकाल 1961 से 1971 तक रहा था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अगर पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो पुरस्कार है वो खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुरस्कार होता है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, जो टीम होती है, टीम के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। जबकि अर्जुन जो पुरस्कार होता है लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन जो प्रदर्शन खिलाड़ी करता है उसे दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये अगर मैं आपसे पूछूं चारों विकल्पों में से तो आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये शासकीय सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है, जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए जो कलिंग पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। और ग्रैमी जो पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 अगस्त हो जाएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, जो हॉकी के जादूगर हैं, उनका जन्म दिवस है, जयंती है। इसी कारण से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य
आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है, आर्थिक संबंधों की जो बात है, वो किस आर्टिकल में की गई है, किस आर्टिकल में? तो राइट आंसर आर्टिकल 268 से लेकर 281 के बीच में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।